मिश्रा आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने करप्शन के टॉपिक के अंतर्गत जो कल मेजरिंग ऑफ करप्शन पढ़ा था यानी भ्रष्टाचार का मापन, उसको कल के क्लास में हम लोगों ने कि किस किस तरीके से करप्शन को मेजर करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उस टॉपिक के दौरान दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई थी। एक तो सीपीआई के बारे में हमने चर्चा की थी यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और दूसरा हमने डब्ल्यूजीआई के बारे में आपको बताया था यानी वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी एक जो सीपीआई है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा डेवलप किया गया है और जो डब्ल्यूजीआई है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये दो इंडेक्सेस हैं यानी सूचकांक है, यानी कि यहां पर बात ये आती है कि करप्शन को मेजर करने के लिए यानी कि विश्व में जो भ्रष्टाचार विभिन्न देशों में प्रचलित है उसको मेजर करने के लिए इन संस्थाओं ने कुछ इंडेक्सेस बनाए हैं। अब यहीं से हमको एक नए टॉपिक में जाना है कि एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित इंडेक्स है, जिसमें अलग अलग सर्वे के माध्यम से एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर और डाटा तैयार करके जो सर्वे करके और डाटा तैयार करके जो इंडेक्स बनाया जाता है वो विभिन्न वर्ल्ड के विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित भ्रष्टाचार को मेजर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उससे विभिन्न देशों को अपनी पॉलिसीज यानी एंटी करप्शन पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर जो करप्शन के अगेंस्ट जो मूवमेंट है उसको बनाए रखने में भी मदद मिलती है। तो इसको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग सीधे चलते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत जिसको हम कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब बनी, ये किस तरह की संस्था है और ये काम क्या करती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज की हमारी ये क्लास है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर चर्चा करेंगे। उनके द्वारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम ये भी बताएंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल केवल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ही जारी नहीं करती, इसके अलावा भी बहुत सारे पैमाने बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर मेजरमेंट करके वो अलग अलग तरीके से इंडेक्स जारी करती है। तो उनके नाम भी आप यहां पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे एक तो सीपीआई आप समझ ही गए, दूसरा एक ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जीसीबी, ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ब्राइब पेयर इंडेक्स ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा प्रोमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस जो जारी किए जाते हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है और साथ में जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की जो स्थिति रहती है उसको एक कॉमन सेंस यानी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से जानना जरूरी होता है। तो आप लोग ये जो हमारा टॉपिक है ये यूपीएससी और एमपीपीएससी के मेंस में भी उपयोग में ला सकते हैं और प्रीलिम्स के दौरान जो क्वेश्चन आता है वहां पर भी ये आपके लिए उपयोगी होगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारे जो वीडियोज हैं इसको लगातार देखिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए। शेयर करने के अलावा आप थोड़ा लाइक करिए, कमेंट भी कर सकते हैं और इस तरह से ये जो हमारा जो मिशन है आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाने का, उसे एक्सपैंड करने में हमारी थोड़ी मदद भी कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर। देखिए सबसे पहले इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो ये एक जर्मन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1993 बेस्ड इन बर्लिन। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर ये हो जाती है कि ये जर्मन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जर्मनी में विकसित हुआ एनजीओ है यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1993 में डेवलप किया गया और ये बर्लिन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि
इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है। तो एक तो महत्वपूर्ण जानकारी यही आ गई कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कब विकसित हुआ, तो 1993 याद रखिए। फिर आइए देखते हैं कि ये क्यों बनाया। तो जैसा कि मैंने ऊपर में ही बताया कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या है? नॉन प्रॉफिट, मतलब ये लाभ के लिए काम नहीं करती। एंड टेक एक्शन to combat global corruption with civil societal anti-corruption measures and to prevent activities arising from corruption। यानी कि ये एक नॉन प्रॉफिट यानी कि बिना लाभ के काम करने वाली संस्था है। और क्या करती है? तो ये कम्बैट करती है, ये उस फाइट करने के लिए, यानी करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए सिविल सोसाइटल मेजर्स, यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया आपको, हाउ टू फाइट करप्शन, द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट करप्शन। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। तो एंटी करप्शन मेजर्स में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेजर्स यानी उसको ध्यान में रखकर ये काम करती है, और साथ ही साथ प्रिवेंट एक्टिविटीज अराइजिंग फ्रॉम करप्शन। कुल मिलाकर के इनका उद्देश्य ये है कि करप्शन से उत्पन्न कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो करप्शन जनरेटेड है, जो हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, उन सारी चीजों का ये अध्ययन करते हैं और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक एनजीओ के रूप में ये काम करता है। लीगल स्टेटस क्या है? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ लीगल स्टेटस मतलब कैसे बनी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जर्मन रजिस्टर्ड वॉलंटरी एसोसिएशन है। यानी जर्मनी में ये जो है एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जर्मनी की जो रूल्स रेगुलेशन है वहां की व्यवस्था के मुताबिक इसे पंजीकृत किया गया है एंड सर्व एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे विश्व में किस तरह के संगठन के रूप में जाना जाता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन भी करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनसे ये मदद लेते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। विभिन्न देशों में जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं उन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेना और उनकी मदद करना, और इस तरह से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहले शुरू में तो इसके बहुत थोड़े से मेंबर्स हुआ करते थे, बहुत थोड़े से देशों में इसके सदस्य थे जो इनकी मदद करते थे, लेकिन अब ये 100 नेशनल चैप्टर्स व्हिच एंगेज इन फाइटिंग करप्शन इन देयर होम कंट्रीज, देयर आर 100 नेशनल चैप्टर्स का मतलब क्या हुआ? उनके छोटे छोटे हिस्से, यानी कि अब ये 100 नेशनल चैप्टर्स में डिवाइड है, यानी कि 100 नेशनल चैप्टर्स का मतलब हुआ कि लगभग 100 देशों में इनके पार्ट्स हैं, यानी कि इनके लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं जो अपने अपने देश में करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और इस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई को मदद कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ, अच्छा एक जब ये बहुत अच्छा काम करने लगे, 1993 का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको यूनाइटेड नेशंस के साथ भी इनका रिलेशन बढ़ा। और देखिए यूनाइटेड नेशन ने इनको एक हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन में लिया, और कैसे? तो यूनेस्को है ना, यूनेस्को जो एक यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण काम करता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए ये कंसल्टेटिव स्टेटस इसको दिया गया है, यानी कि विभिन्न मुद्दों पर इनसे कंसल्ट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेटिव स्टेटस किसको? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को। पार्टनरशिप ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है यानी एसडीजी, उसका भी एक पार्टनर के रूप में ये काम करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है उस ग्रुप का एक मेंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी बन जाता है। और आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल गो टू थिंक टैंक, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कितना महत्वपूर्ण हो गया है ये भी आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है
ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स, यानी कि विश्व में बहुत सारे थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विश्व में बहुत सारी जो गड़बड़ियां हैं, क्राइम्स हैं, करप्शन है, उनको लेकर के विचार करते, सोचते हैं और गवर्नमेंट्स को रिपोर्ट देते हैं। तो ऐसे थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन में देखिए इनकी स्थिति कितनी अच्छी है। ये जो है विश्व में जो जितने भी ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स बनाया गया है उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाज नंबर 9 ऑफ 100 इन द टॉप थिंक टैंक वर्ल्ड वाइड। अगर यूएस को हटा दिया जाए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को छोड़ करके पूरे विश्व में अगर एक सूची बनाए तो उन 100 थिंक टैंक में 9वें नंबर पर इस ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया है। और अगर यूएसए के भी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन को ले लेंगे तो ये 27वें नंबर का ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल गो टू थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी स्थिति यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो स्थिति है ये काफी अच्छी मानी गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये फाउंडेड तो किनके द्वारा बना। ये तो आपको याद हो गया होगा 1993 में बना। कहां बना? तो जर्मनी में बना। ठीक, अब सवाल मन में ये आया कि किसने बनाया, कौन वो लोग थे, कौन वो बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल्स थे जिनके दिमाग में आया कि विश्व में हम करप्शन को मेजर कर सकते हैं। जबकि कल की क्लास में मैंने बताया आपको कि करप्शन को मेजर करना आसान नहीं है, और वो भी अलग अलग देशों में। जबकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ तो बहुत ही पिछड़े देश हैं। तो सब देशों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, और ऐसे में करप्शन को मेजर करना बहुत जटिल और कठिन काम है। और फिर सभी देशों में सर्वे करना, लोगों के व्यूज को जानना, एक्सपर्ट के व्यूज को जानना, और फिर वहां की जो लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके व्यूज को जानना, और उन सब के आधार पर फिर एक कंप्लीट सर्वे के आधार पर, यानी कि सर्वे का भी सर्वे करके, यानी पोल ऑफ द पोल्स, इन सब के आधार पर जो एक कंपोजिट इंडेक्स तैयार करना, ये काम जो करने वाली संस्था है उसको स्थापित करने का काम किया था मई 1993 इन मई 1993 एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जो वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके थे। उनका नाम था एलन गुटरमैन। एलन गुटरमैन, इन्होंने विश्व में वर्ल्ड बैंक में काम करते हुए बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया था, और इन्होंने बर्लिन में, जर्मनी में अपनी इस संस्था की स्थापना की। लेकिन अकेले इतना बड़ा काम संभव नहीं था, तो कुछ और भी लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। मैंने यहाँ 3 नाम बताए हैं आपको, वैसे और भी नाम होंगे, लेकिन पीटर आइजन, ये भी जर्मनी से संबंधित थे, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके थे। माइकल विहेन, ये भी वर्ल्ड बैंक से संबंधित थे। और एक जर्मन बेस्ड एक और पर्सन है जिनका नाम है हैंग जोर्ग एलहर्स्ट। तो ये 3 लोगों ने मदद की, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम हमने बताया आपको एलन गुटरमैन की, और इस तरह से 1993 में इस महत्वपूर्ण ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ, जर्मन बेस्ड एंड साथ ही साथ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। अब इसमें यह है कि ये काम क्या करती है। तो काम, बहुत महत्वपूर्ण काम ये है इनका कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तैयार करती है। तो ये तो आप लोगों को अच्छी तरह याद हो गया, क्योंकि आपने जब आप प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप ये याद रखते होंगे कि भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, या उससे पहले कोई रिपोर्ट अगर आप पढ़ रहे हो, कौन से नंबर पे आया है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, सबसे नीचे कौन है। तो वो वही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तैयार करती है। ये संस्था 1995 में पहली बार इन्होंने तैयार किया था। 1995 में 1995 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तैयार करने वाली ये संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये ईयर भी ध्यान रखना है। 1993 में स्थापना हुई, 1995 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तैयार करती है। क्या होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसके बारे में तो आपको बहुत विस्तृत रूप से भी बताया गया है, और यहां पर भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक नेशन
on prevalence of corruption within each country based upon survey of business people initially criticized for poor methodology and unfair treatment of developing nation, लेकिन साथ ही साथ इसकी प्रशंसा हुई praised for highlighting corruption and embracing government। अब ये लंबी चौड़ी ये जो पैराग्राफ है इसको बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ को मैंने थोड़ा छोटे में बताने का प्रयास किया है। क्या कहा इन्होंने कि सीपीआई रैंक्ड नेशन ऑन प्रिवेलेंस ऑफ करप्शन विद इन ईच कंट्री बेस्ड अपॉन सर्वे ऑफ बिजनेस पीपुल। शुरुआत में जब इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाना शुरू किया तो ये विभिन्न देशों को रैंक देते थे, स्तर देते थे, बताते थे कि भाई आपके देश में करप्शन की जो स्थिति है उसके आधार पे अगर करप्शन कम है तो आप ये पहले नंबर पे हैं और थोड़ा उससे ज्यादा है तो ये दूसरे नंबर पे। ऐसी एक सूची बनाते थे और उसके आधार पर ये रैंक देते थे विभिन्न देशों का। लेकिन ये रैंक किस आधार पे देते थे? तो बहुत सारे लोग जिनको सरकारी क्षेत्रों में गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम पड़ता था, जिनको गवर्नमेंट सेक्टर से लेना देना होता था, पब्लिक सेक्टर से लेना देना होता था, तो उनके सर्वे के आधार पे ये तैयार करते थे। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये उन लोगों के विचारों या उन लोगों के ओपिनियंस के आधार पर तैयार होते थे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े रहते थे या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित होते थे। तो इसी आधार पर इनकी आलोचना भी की गई। शुरुआती क्रिटिसिज्म इनकी इसी आधार पे हुई कि भाई ये जो आपकी मेथोडोलॉजी है, ये जो आपका तरीका है सर्वे करने का, मेजर करने का करप्शन का, ये परफेक्ट नहीं है और इनका जो डेवलपिंग नेशन की जो स्थिति है, जो विकासशील देशों की स्थिति है उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि विकासशील देशों में बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं, समस्याएं हैं और जिस तरह से ये आंकड़े पब्लिश किए जाते थे उसमें विकासशील देश जो हैं बहुत ज्यादा करप्टेड कंट्रीज में दिखाई पड़ते थे, तो उससे बदनामी होती थी इन देशों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने इनकी मेथोडोलॉजी को लेकर के थोड़ी शिकायत भी की। लेकिन साथ ही साथ जब ये शुरुआत हुआ तो बहुत सारे देशों ने तारीफ भी की, इनको इनकी प्रशंसा भी की और कहा कि भाई देखिए कम से कम ये हाईलाइटिंग द करप्शन, ये जो करप्शन जो हो रहा है विभिन्न देशों में उसे हाईलाइट तो कर रहे हैं, बता तो रहे हैं कि भाई आपके देश में ये करप्शन है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको शर्म का सामना करना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट से, इस इंडेक्स से ये फायदा भी हमारे देशों को मिल रहा है। अब यहां पर जैसे ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स जारी करते हैं। हम अलग से आपको बता देंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत कि वो कौन कौन से इंडेक्सेस थे। जैसे शुरू में भी बताया था आपको, ऐसे ही 1999 में एक ब्राइब पेयर इंडेक्स बनाया इन्होंने, ब्राइब पेयर इंडेक्स, बीपीआई बोलते शॉर्ट में, 1999 में डेवलप किया। क्योंकि भाई जब इनकी आलोचना हुई तो इन्होंने नए नए किस्म के इंडेक्स विकसित किए, आंकड़े तो इनके पास होते ही थे। तो ब्राइब पेयर इंडेक्स में क्या करते थे, इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि नेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रिविलेंस दैट ए कंट्री एमएनसी वुड ऑफर ब्राइब्स। यानी अब देखिए 1999 का जो साल था ये सब क्या था, ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, वैश्वीकरण का दौर चल रहा था। तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए जा रहे थे, या मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब ही होता है बहुत सारे देशों में व्यापार व्यवसाय करने वाला देश। अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में जाते थे तो उनके अलग अलग अनुभव होते थे। अमेरिका में जाते थे तो उनका अलग अनुभव होता था, जर्मनी में अलग, डेनमार्क या फ्रांस में अलग, और भारत पाकिस्तान चाइना में जाते थे तो अलग उनका अनुभव होता था। तो इसी एक्सपीरियंस को इन्होंने एक सर्वे के रूप में लिया कि भाई ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये जब अलग अलग देशों में जाके बिजनेस करने की कोशिश
कोशिश करते हैं तो इनसे ब्राइब्स मांगा जाता है, इनसे घूस मांगा जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि इन देशों में औद्योगिकरण का विकास धीमा होता है, यहां पर व्यापार और व्यवसाय का विकास धीमा होता है, क्योंकि इन कंपनियों को, इन मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में दिक्कत आती है। तो यहां पर ब्राइब पेयर इंडेक्स भी इन्होंने बनाना शुरू किया। अब देखिए ये जो सीपीआई है जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, ये क्या काम करता है, तो रैंक्स कंट्रीज या टेरिटरीज बेस्ड ऑन हाउ करप्ट देयर पब्लिक सेक्टर परसीव्ड टू बी। मतलब क्या हुआ कि ये जो काम करता है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जो सीपीआई तैयार करते हैं, तो इसकी सीपीआई जो करप्शन की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसमें भी क्या आपको बताया गया है कि जो पब्लिक ऑथोरिटी है यानी कि जो अधिकारी हैं वो पब्लिक पावर का यूज प्राइवेट बेनिफिट में करते हैं। तो इसके डेफिनेशन में ही इनका सर्वे भी छुपा हुआ है। तो मतलब ये होता है कि ये ज्यादातर जो सर्वे करते हैं या ज्यादातर जो जानकारी इकट्ठा करते हैं एक्सपर्ट वगैरह से, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन का प्रिविलेंस है, जो प्रसार है, उसके आंकड़े इनके पास ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ ये जो होता है ये कंपोजिट इंडेक्स होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सर्वे कर लिया और उससे ही इंडेक्स बना लिया, कंपोजिट इंडेक्स होता है, यानी बहुत सारे इंडेक्स के आधार पर एक इंडेक्स तैयार करना, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट इंडेक्स। तो ये कंपोजिट इंडेक्स तैयार करता है। और साथ ही साथ सीपीआई रिफ्लेक्ट्स द व्यूज ऑफ ऑब्जर्वर्स अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी कि इनके जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विभिन्न देशों में जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, सर्वे करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, उन सबके व्यूज को भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जानने का मौका मिलता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की कई जो आलोचक हैं, क्रिटिसाइजर्स हैं, उन्होंने आलोचना भी की है। अब देखिए एक दो आलोचना मैं यहाँ पर उल्लेख करूंगा। जैसे पहली तो एक आलोचना ये की जाती है कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाया जाता है उसमें ज्यादातर सर्वे जो होता है ना वो थर्ड पार्टी सर्वे होता है। कल के मैंने जब मेजरमेंट ऑफ करप्शन का टॉपिक में करा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी सर्वे का मतलब क्या होता है कि किसी देश में कोई संस्था ने सर्वे किया हुआ है किसी चीज के बारे में, उस सर्वे को लेकर के वो अपना जो है वो डाटा तैयार करते हैं, तो थर्ड पार्टी सर्वे का यूज करते हैं। तो कई आलोचकों का ये कहना है कि ये उतना प्रामाणिक ऑथेंटिक हो ये जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी सर्वे। और क्या आलोचना की है, तो एक ये भी आलोचना की है डाटा कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन पब्लिक परसेप्शन ऑफ ए कंट्री। अरे भाई अलग अलग देशों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। भारत की परिस्थिति और पाकिस्तान की परिस्थिति अलग है, अमेरिका की परिस्थिति, जर्मनी और फ्रांस की परिस्थिति अलग है। हर देश के लोगों का परसेप्शन एक ही किसी घटना के बारे में अलग अलग हो सकता है। भारत में जिस घटना को सामान्य माना जाता है, ब्राइबरी की या एम्बेजलमेंट की या पेटी करप्शन की, वो चीज हो सकता है जर्मनी में बहुत गंभीर अपराध हो, अमेरिका में बहुत गंभीर अपराध हो, फिनलैंड और डेनमार्क में उसके लिए बहुत गंभीर सजा का प्रावधान हो, लेकिन भारत की स्थिति अलग होगी। तो परसेप्शन यानी लोगों की समझ एक ही चीज के बारे में अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होगी। तो इसके कारण से ये जब आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जब डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वो जो परसेप्शन बेस्ड डाटा होता है उसमें कोई समानता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों से वो आते हैं। तो ये भी एक आलोचना आ जाती है इसकी। तीसरी आलोचना इसमें यह की गई है कि रूरल एंड अर्बन एरियाज, अब भाई रूरल जो क्षेत्र हैं, जैसे भारत के रूरल एरियाज की परिस्थिति अलग होगी, अर्बन की परिस्थिति अलग होगी। अब दोनों एरियाज के सर्वे का तरीका एक ही रखा गया है, तो यह भी एक समस्या आ जाती है कि रूरल और अर्बन एरियाज की जो सर्वे का प्रोसेस है, जो आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, जो परसेप्शन कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक जैसा ही है। और एक और चीज, पब्लिक सेक्टर करप्शन पर ही ज्यादा
ध्यान रहता है, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें यही चीज ध्यान में रखा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक पावर जिनको मिला हुआ है, वो उसका इस्तेमाल, उस पावर का इस्तेमाल अपने प्राइवेट गेन के लिए कर रहे हैं। ये करप्शन की डेफिनेशन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया। तो देखिए आलोचनाएं क्या हो गई इनकी। अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की आलोचना की बात करेंगे तो देखिए 2-3 बातें आप ध्यान रख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि थर्ड पार्टी को के जो आंकड़े हैं उस पर रिलाई करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो डाटा होता है वो हर एक देश की परिस्थिति और परसेप्शन के अनुरूप बदलता रहता है। तीसरी बात ये कि रूरल और अर्बन एरियाज के लिए एक जैसे ही डाटा कलेक्शन का तरीका अपनाया जाता है। और चौथी बात है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो करप्शन है उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन अब इसका जवाब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि भाई देखिए, हम जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जो सर्वे करते हैं, जो थर्ड पार्टी का डाटा कलेक्ट करते हैं, जो रूरल और अर्बन एरियाज में करप्शन की स्थिति का पता लगाते हैं, वो सब हम इस आधार के लिए करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मेजर्स परसेप्शन नॉट रियलिटी। हम वास्तविकता को नहीं जान सकते, करप्शन की वास्तविकता रियलिटी को नहीं जान सकते, इसीलिए आप उतना ज्यादा फैक्चुअल मत हो जाइए। हम तो एक परसेप्शन का पता लगाते हैं कि लोगों की समझ क्या है, आंकड़ों की स्थिति क्या है, करप्शन की स्थिति क्या है, एक जनरल आइडिया हमारे पास आ जाता है। परंतु आप रियलिटी को जानना चाहेंगे तो वो हमसे संभव नहीं होगा। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम परसेप्शन को जानें और उसके आधार पर रैंक को तैयार करें। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी जो है सफाई दी अपने आंकड़ों और सर्वे के लिए, और उसमें काफी कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि करप्शन को जानना, करप्शन को समझना ये बहुत ही कठिन काम है, और उसकी सच्चाई को जो है वास्तविक तौर पर समझ पाना तो बेहद कठिन है। फिर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि करप्शन को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए पैरामीटर्स बना रहे हैं। तो सब ऑप्शंस वी हैव सीन हियर, हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, सम मेजरिंग ऑप्शंस। जैसे ने एक वर्ल्ड बैंक का बताया था आपको कि वर्ल्ड बैंक का जो है WGI है, यानी वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स। तो वो तो मैं जो 6 फैक्टर्स हैं वो मैंने कल की क्लास में आपको बताया है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कई तरह के इंडेक्सेस तैयार कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आलोचना हुई और उनका अनुभव बढ़ा तो उन्हें लगा कि हमें और भी तरह के इंडेक्सेस तैयार। तो मैं यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस की जानकारी आपको दे रहा हूं कि कौन कौन से इंडेक्स हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तैयार करते हैं। जैसे एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो आप जानते ही हैं 1995 से शुरू हुआ था, है ना। इसमें क्या करते हैं, 2 तरह के आंकड़े आपको मिलते हैं, एक तो परसीव्ड लेस करप्ट एंड परसीव्ड हाई करप्ट, जिनमें आंकड़ों में कैलकुलेट करने के बाद जिनके जो पॉइंट्स रहते हैं 0 से 49 तक रहेंगे, 0 to 49, वो हाई करप्ट होंगे, और जिनका 0 से 49 तक जिनके पॉइंट्स रहेंगे वो हाई करप्ट होंगे, ज्यादा भ्रष्ट देश होंगे, और जिनका 50 के ऊपर 100 तक होगा वो लेस करप्ट होंगे। मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं। जैसे देखिए भारत का 2019 का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखिए आप, जो जनवरी 2020 में पब्लिश हुआ था। इंडिया को पॉइंट मिला 41 और इसकी रैंक थी 80वीं, ठीक। और वहीं पे न्यूजीलैंड को पॉइंट मिला 87 और इसकी रैंक थी पहली, यानी 87 पॉइंट वाला करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के पॉइंट वाला देश सबसे कम करप्ट है। 100 तक हो सकता था, 87 पॉइंट, यानी कि सबसे कम करप्ट देश कौन सा हो गया, न्यूजीलैंड। 87 पॉइंट के साथ ही डेनमार्क भी पहले स्थान पर है, 87 पॉइंट है इनका, पहले नंबर पे आया। दूसरे नंबर पर 86 पॉइंट के साथ है फिनलैंड, और तीसरे नंबर पर है 85 पॉइंट के साथ स्वीडन। ये लेस करप्ट कंट्रीज में आते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो लेस करप्ट कंट्री में आएंगे, जो 50
या उससे ज्यादा जिनके ओवरऑल पॉइंट्स यानी सर्वे, आंकड़े, इंडेक्स वो सब बना करके अनुभव के आधार पर और परसेप्शन के आधार पर, पोल्स के आधार पर जो इंडेक्स तैयार किया गया उसमें ये आया। और भारत की स्थिति देखिए, इंडिया जो है 41 पॉइंट यानी 50 से नीचे, चाइना जो है वो भी 50 से नीचे 41 पॉइंट, दोनों की सम्मिलित रैंक है 80th, यानी कि चाइना और भारत में करप्शन की स्थिति एक जैसी है। पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा करप्ट कंट्री है, इसके पास केवल 32 अंक है, 32 पॉइंट्स हैं और ये 120वें नंबर पे आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो सूची है। भारत 80वें नंबर पर आता है, यानी 79 कंट्रीज हैं जो भारत से कम करप्ट हैं और पाकिस्तान जो है भारत से बहुत नीचे 120वें नंबर पे आता है, यानी बहुत ज्यादा करप्टेड कंट्री में आता है। बांग्लादेश इससे भी ज्यादा करप्ट है, उसके बाद केवल 26 पॉइंट है और 146 नंबर पर आता है। कुल 180 देशों की सूची में सोमालिया 180वें नंबर पे आता है और उसके पास केवल 9 ही अंक हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश माना गया है। अब इन्होंने क्या किया होगा, तो इन्होंने डिफरेंट सर्वे किए, 16 सर्वे। एक सामान्य जानकारी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन एक 16 सर्वे किए इन्होंने, 16 डिफरेंट तरह के सर्वे किए और 12 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कितने, 12, और 16 डिफरेंट सर्वे से उन्होंने ये आंकड़े बनाए और साल में एक बार उन्होंने पब्लिश कर दिया। तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दूसरा है, जो दूसरा इंडेक्स है वो है जीसीबी, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर कहते हैं। केवल नाम जानना भी काफी है कि ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर का नाम आपको पता है कि क्या चीज है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये भी एक जो है मेजर करने वाली एक इंडेक्स है। ये क्या करता है, तो इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हैं। लोगों का जो सर्वे करते हैं उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आप ब्राइबरी के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए, करप्शन के बारे में बताइए, एम्बेजलमेंट के बारे में बताइए, फ्रॉड के बारे में बताइए। ऐसे 1,14,000 लोगों का इंटरव्यू लिया 107 देशों में और उसके आधार पे जीसीबी तैयार किया जाता है। अब चूंकि ये बहुत विस्तृत हो जाएगा तो मैंने केवल इसके जीसीबी के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी है कि ये भी करप्शन को मेजर करने के ऑप्शंस हैं हमारे पास। यानी जीसीबी अगर हम जानते हैं तो उससे भी हमको पता चलता है कि कौन सा देश कितना कम करप्ट है या कितना ज्यादा करप्ट है। एक और नाम जानिए आप, ब्राइट पेयर इंडेक्स, बीपीआई, ब्राइट पेयर इंडेक्स। 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी और ब्राइट पेयर इंडेक्स जो है इसमें यह कोशिश की जाती है कि जो किसी भी देश में जो प्राइवेट सेक्टर है या बिजनेस सेक्टर के लोग हैं वो करप्शन में कितना इन्वॉल्व है, या मल्टीनेशनल कंपनी जो विभिन्न देशों में काम कर रही हैं वो करप्शन से कितने प्रभावित हैं या कितने इन्वॉल्व हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राइब पेयर इंडेक्स। यानी ब्राइब दे दिया, किसी पब्लिक जो ऑफिशियल है उनको ब्राइब दे दिया और अपना काम करा लिया। भारत में भी होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पॉलिटिकल चंदा देती है, राजनीतिक चंदा देती है और बाद में पॉलिसी फॉर्मेशन में अपना प्रेशर बनाती है। तो इसलिए ये इंडेक्स बनाया गया है, ब्राइब पेयर इंडेक्स नाम है, कि हमारे देश के भीतर यानी विश्व के विभिन्न देशों के भीतर जो प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो करप्शन में कितना इन्वॉल्व है ये आपको इससे पता चल जाएगा। चौथा है प्रोमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी, प्रोमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी यानी कि पीआरटी इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी है ना। इसमें क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड रेवेन्यू वॉच, ये दो संस्था मिलकर तैयार करती है। ये ऑयल और गैस जो कंपनीज होती है ना उनके आंकड़े, क्योंकि ये बहुत ही रिच कंपनीज होती हैं और बहुत सारे देशों में ये काम करती हैं, तो ऐसी ऑयल एंड गैस कंपनीज के जो देशों के सरकारों के साथ रिलेशन है वो उन सबके आंकड़े इकट्ठा करते हैं कि वहां पर जब ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई
तो उन्होंने अपने जो उनके एसेट है उसको डिक्लेयर किया कि नहीं, हर एक वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष ये अपनी इनकी जो एसेट्स है या इनके जो वर्क है, फंक्शंस है, प्रॉफिट है, उनको डिक्लेयर करते हैं कि नहीं। मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी है, इसका नाम ही है प्रोमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी, यानी कि रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे हैं ऑयल कंपनीज, उन कंपनियों के आंकड़ों के आधार पर ये तैयार होता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड रेवेन्यू वॉच ये मिलकर ये तैयार करते। तो एक और आपके पास ऑप्शन आ गया कि भाई प्रमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक ऑप्शन है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर दूसरा ऑप्शन है, ब्राइब पेयर इंडेक्स तीसरा ऑप्शन है, जब ऑयल एंड गैस कंपनियों में जो करप्शन की स्थिति है उसको जानने के लिए प्रमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी चौथा ऑप्शन है। एक पांचवा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग यानी कि ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इसका मतलब क्या है कि देखिए प्राइवेटाइजेशन जैसे बढ़ा, जैसे भारत में भी प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, विश्व के में बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर का महत्व बढ़ता गया, कॉर्पोरेट सेक्टर का महत्व बढ़ता गया। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं विभिन्न देशों में, कहीं इनमें भी तो करप्शन की आदत नहीं डेवलप हो गई, इसको भी मेजर करके ये बताते हैं। तो एग्जामिन्स द डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस ऑफ इमर्जिंग मार्केट मल्टीनेशनल्स। देखिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अब अपन सोचते होंगे कि भाई प्राइवेट कंपनियों में कौन मेजर करता है करप्शन का, करप्शन तो वहां भी होता है, तो ये मेजर करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीपीआई को अलग बनाते हैं। तो जो आलोचना आपने देखी थी वो सीपीआई की देखी थी, इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपने तौर तरीकों में बदलाव लाया। जैसे जब इनकी सीपीआई की आलोचना होनी शुरू हुई तो ये देखिए इन्होंने थोड़ा और चेंज किया अपने तरीकों में, जीसीबी बनाया। जब इनको लगा कि भाई कुछ लोग जो है प्राइवेट बिजनेस में है लेकिन वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी इन्वॉल्व हो रही है और हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे, तो वो भी कोशिश की इन्होंने, बीपीआई बनाया। ऑयल एंड गैस कंपनीज के करप्शन के बहुत सारी शिकायतें मिलने लगी, बहुत सारे देशों में इनको लेकर के मूवमेंट शुरू हो गए, उसको भी आंकड़ा बनाया उन्होंने जो है रेवेन्यू वॉच के साथ मिलकर। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर स्पेशली बहुत सारे देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको लेकर भी आंकड़े बनाए। एग्जामिन्स द डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस इमर्जिंग मार्केट मल्टीनेशनल्स, यानी बहुत विभिन्न देशों में ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो चीजों को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं इनके काम करने में। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे पता चलेगा, तो पता ये चलेगा कि ये एंटी करप्शन प्रोग्राम्स इनके पास है कि नहीं, मतलब उनकी कंपनी में, उनके उद्योगों में एंटी करप्शन प्रोग्राम को लेकर के क्या रिपोर्टिंग है, क्या जानकारी है। डिस्क्लोजिंग की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनकी कंपनी के पास कितना कैपिटल है, कितना एसेट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये जनता को पता चलना चाहिए, क्योंकि जनता के ही पैसे से ये कॉर्पोरेट बने हैं। तो ये डिस्क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं। स्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स, ये इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये किन किन कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया हुआ है, इनकी होल्डिंग्स क्या है, कहां कहां पर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे पब्लिक को पता हो। क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, पब्लिक से आईपीओ के माध्यम से पैसा कलेक्ट करते हैं। अगर ये कंपनियां डूबती हैं तो किसका पैसा डूबता है, उन कंपनियों का, उन लोगों का पैसा डूबता है, जनता का पैसा डूबता है। तो जनता को यह हक है कि वो इन कंपनियों के बारे में जाने कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी होल्डिंग्स क्या है, इनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, एंटी करप्शन प्रोग्राम इनमें कैसे चल रहा है। तो इससे क्या होगा, करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। और एक चीज देखिए, डिफेंस कंपनीज को लेकर भी बहुत शिकायतें आ रही थी, इसके ऊपर भी इन्होंने एक बनाया अपना इंडेक्स, डिफेंस कंपनीज एंटी करप्शन इंडेक्स। अब ये डिफेंस कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र की। 2012 में ये प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने। 129 डिफेंस कंपनीज एंटी करप्शन प्रोग्राम के तहत उन्होंने रखा। विश्व के वर्ल्ड के 129 कंट्रीज को इन्होंने डिफेंस कंपनीज एंटी करप्शन इंडेक्स के अंतर्गत रखा और फिर एक पूरा इंडेक्स तैयार किया। तो वो हो गया डिफेंस कंपनीज एंटी करप्शन इंडेक्स। और गवर्नमेंट डिफेंस एंटी करप्शन इंडेक्स ये बनाया इन्होंने 2013। मतलब भारत ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में
डिफेंस जो कंपनियां, डिफेंस जो सरकार की डिफेंस कंपनियां हैं जो डिफेंस एपरेटस बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, गोला बारूद बनाते हैं, तो उनमें भी करप्शन की स्थिति देखी गई। उसके आंकड़े भी इकट्ठा किए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीकों से, उनको वहां पर किस तरह के एंटी करप्शन प्रोग्राम किस तरह का है, उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं जो एम्प्लॉइज के ऊपर, अधिकारी के ऊपर, उसको कैसे डील किया जाता है, इन सब बातों को लेकर के, और सर्वे वगैरह किया होगा। तो इन सब बातों को लेकर के गवर्नमेंट डिफेंस एंटी करप्शन इंडेक्स भी बनाना शुरू किया 2013 में। अब देखिए आपके पास कम से कम ये 7 मेजर इंडेक्स है। इसके अलावा एक WGI जो है वर्ल्ड बैंक का, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक CPI हो गया, CPI के अलावा GCB हो गया, GCB के अलावा BPI हो गया, BPI के अलावा प्रमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी हो गया, ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गया, और यहाँ पर एक और चीज डिफेंस कंपनीज एंटी करप्शन इंडेक्स हो गया, और गवर्नमेंट डिफेंस एंटी करप्शन इंडेक्स हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि करप्शन को मेजर किया जा सकता है, लेकिन करप्शन इतना प्रिविलेंट है, इतना ज्यादा विस्तृत है, और इतने स्वरूप है उसके, अलग अलग सेक्टर में करप्शन के अलग अलग नेचर हैं, तो इसीलिए इतने सारे इंडेक्सेस बना करके उसको जानने की कोशिश की जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान रख करके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुछ देशों को सलाह भी दिया है, भाई बहुत सारे देशों को सलाह भी दिया कि आप करप्शन को कम कर सकते हैं अगर पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को आप कंट्रोल कर लें। जो राजनीतिक, जो वित्तीय जो करप्शन होता है, पॉलिटिकल करप्शन होता है, राजनीतिक दलों को जो डोनेशन वगैरह दिया जाता है, जो इलेक्शन के दौरान खर्च होता है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत हद तक करप्शन पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब भारत के संदर्भ में भी इसे देख लीजिए आप, अभी अमेरिका में चुनाव जो है होने वाला है, वहां भी आप ऐसे मामलों का अध्ययन कर सकते हैं। तो करप्शन का एक प्रमुख कारण जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विभिन्न आंकड़ों में भी आया, वो ये है कि पॉलिटिकल करप्शन की बड़ी मात्रा है। स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, यानी कि अगर चुनावों में अगर वोट लेने वाले और वोट देने वाले दोनों की इंटेग्रिटी, दोनों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जाए, किसके प्रति? देश के प्रति, संविधान के प्रति, तो क्या होगा? करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण सलाह है। सरकारें इस पर काम भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है, लेकिन अकेले इलेक्शन कमीशन के करने से नहीं होगा। भारत में खासकर जनता को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि छोटे छोटे लाभ को लेकर के अपना बड़ा नुकसान करने की न किया जाए, और करप्शन जो इलेक्शन के दौरान होता है या जो पॉलिटिकल करप्शन होता है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात कोई भारत की संस्था नहीं कह रही है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो करप्शन को मेजर करती है, उसके द्वारा ये बात कही जा रही है। रेगुलेट लॉबिंग एक्टिविटी, लॉबिंग होती है, लॉबिंग कर लेते हैं बहुत सारे उद्योग, कंपनियां अपने फेवर में लॉबिंग करते हैं, सरकार को पर दबाव बना लेते हैं, सरकार को कुछ अतिरिक्त, जैसे जो भी सत्तारूढ़ दल है उसकी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अतिरिक्त जो है फंड दे देते हैं, पॉलिटिकल फंड दे देते हैं। इस सबसे क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मेशन में गड़बड़ी होती है। तो पॉलिसी फॉर्मेशन ही गलत हो गया तो फिर तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बोला भाई ये लॉबिंग को कंट्रोल करो, ये भी करप्शन का एक कारण है। एंड एम्पावर्ड सिटीजन, सबसे बड़ी बात, अगर पब्लिक एम्पावर्ड होगी, एम्पावर्ड कैसे होगा? जब जनता जो है उसको मीडिया में बोलने की आजादी होगी, सोशल मीडिया की जानकारी होगी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रभावशाली ढंग से काम करेंगे, एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि विभिन्न जो हितों को लेकर जो टकराव होता है, हितों को लेकर टकराव, उसको भी अगर कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो इससे भी करप्शन को दूर करने में मदद मिलेगी। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि करप्शन को मेजर कैसे किया जा सकता है। पहले जो क्लास, इससे पिछली क्लास में आप लोगों को ये बताया गया कि करप्शन को मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विश्व के विभिन्न देशों से आंकड़े इकट्ठा करके, सर्वे करके, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट जो सर्वे हैं, एक्सपीरियंस जो लोगों ने महसूस किया है, उन सब चीजों को कलेक्ट करके बहुत सारे
आंकड़ों के आधार पर ये इंडेक्सेस तैयार किए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कुछ कमियां थी, तो उन्होंने भी अपने तरीके से, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली, उन्होंने डायरेक्टली सर्वे नहीं किया, उन्होंने अलग तरीके से काम किया। उन्होंने प्रशासन यानी गवर्नेंस किस तरह का है, इसके अलावा वहां पर ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, वहां पर जो है गुड गवर्नेंस की स्थिति है कि नहीं, ऐसे 5-6 फैक्टर्स वहां पर देखे। पॉवर्टी की क्या स्थिति है, जेंडर जो है वहां पर जेंडर की असमानता तो नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं है, यानी कि थोड़ा इनडायरेक्ट आंकड़े इकट्ठा करके उन्होंने आंकड़े बनाए, WGI जिसको बोलते हैं। तो विश्व में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा रेवेन्यू वॉच, ऐसे कई संस्थाएं हैं जो करप्शन को मेजर करते हैं और मेजर करके विभिन्न देशों को अपने ये जो सर्वे, आंकड़े और इंडेक्सेस होते हैं उसको वो जारी करते हैं। और बहुत सारे देश उन आंकड़ों के आधार पर, उन सर्वे के आधार पर अपने देश में करप्शन की स्थिति की समीक्षा करते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये बहुत काम की होती हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अभी जो चेयरपर्सन है डेलिया फेरेरा रूबियो, इनका मैंने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि ये बहुत ही करप्शन के अगेंस्ट इनकी जो फाइट है, इनका जो संघर्ष है बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बोला देखो, अब विश्व में हम जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, करप्शन के अगेंस्ट जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये काम कठिन तो है, लेकिन ये एक चेस की लड़ाई की तरह, चेस में जैसे हम चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मदद के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। जैसे चेस खेलते हैं तो उसमें जब आप एक गोटी चलते हैं आगे, तो आप देखेंगे कि जो पीछे की गोटियां होती हैं, आपको उसको भी अगर चलेंगे तो उससे सपोर्ट मिल जाता है और उसको मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो अपने आप कोई नहीं आएगा, अपने आप कोई नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे लोगों को भी मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो चेस की तरह ही है हमारा ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई, ऐसा इन्होंने बताया। तो डेलिया फेरेरा रूबियो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि करप्शन को मेजर करने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इनका जो है एक वाक्य ही है, तो ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट करप्शन, ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट करप्शन, यानी पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर करप्शन के खिलाफ एक सम्मिलित संघर्ष, एक ज्वाइंट स्ट्रगल। तो जब तक कोलिशन नहीं करेंगे, हम लोग मिलजुल करके नहीं लड़ेंगे अगेंस्ट द करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलजुल कर नहीं लड़ेंगे, तब तक भ्रष्टाचार को दूर करना मुश्किल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा विस्तृत और महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर फिनिश किया कि करप्शन को मेजर कैसे करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, किस तरह से काम करते हैं। तो कई महत्वपूर्ण चीजों को आप याद रखने की कोशिश करेंगे इसमें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ, 1993 में स्टैब्लिश हुआ, और साथ ही साथ 1995 में जो है इन्होंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है जारी करना शुरू किया। उसमें भी कई कमियां थी, उसको धीरे धीरे उन्होंने सुधार किया, और सुधार करते हुए कई तरह के इंडेक्सेस बाद में जारी किए, जैसे कि GCB हुआ, ब्राइट पेयर इंडेक्स हुआ, प्रोमोटिंग रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी हुआ, है ना। और इस तरह से जो है डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी जो कमियां थी उसको भी करप्शन इंडेक्स में उन्होंने बनाया। और साथ ही साथ उन्होंने एडवाइस भी दिया, कहा कि भाई अगर हम करप्शन को इसी तरह से आगे बढ़ने देंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी को बचाना है, ह्यूमन राइट्स को बचाना है, तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई को जारी रखनी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने सलाह भी दी। और जैसा कि आप जानते हैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा जो है हमारे पास एक डेट भी है, 9 दिसंबर, इसे भी याद रखिए, ये भी किसी एग्जाम में काम आएगा। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, 9 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये भी बोला है कि एम्पावर सिटीजन। तो एम्पावर सिटीजन क्या होगा, जब सिटीजन किसी भी देश के नागरिक करप्शन के खिलाफ
तैयार होंगे, करप्शन को गलत मानेंगे, उनकी परसेप्शन करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली होगी, तो स्वाभाविक रूप से करप्शन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी और करप्शन को अंत करने में भी हमें सहायता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।